चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। बहुत छोटे से इंतजार के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, अपना नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ। इस बायो-सेवर्ट्स के लॉ को बताने से पहले मैं तुमको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूं, वो भी ऑस्टेड के बारे में। एक्चुअल में ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको बताया था। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अगर किसी भी मैग्नेट के आसपास हम किसी भी मैग्नेटिक कंपास को लेकर के जाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास जो होती है अपने ऊपर एक फोर्स को फील करती है। इट मींस दैट जिस एरिया में मैग्नेटिक कंपास ने एंटर किया उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। और इसी को लेकर के ऑस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट भी किया था। ऑस्टेड ने एक मैग्नेटिक कंपास ले ली और मैग्नेटिक कंपास लेकर के एक बैटरी ली। जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया तो बैटरी को उस मैग्नेटिक कंपास से कनेक्ट करने के बाद मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करने लगी, अपने प्लेस से मूव होने लगी, या तो लेफ्ट होने लगी या फिर राइट होने लगी। अगर वो राइट हो रही है तो उसी पोजीशन में हमने बैटरी को घुमा दिया, यानी जहां बैटरी का प्लस था वहां बैटरी का माइनस कर दिया और जहां माइनस था वहां बैटरी का प्लस कर दिया। तो क्या हुआ, वहां भी मैग्नेटिक कंपास अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट करने लगी। यानी ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो 1820 में रिप्रेजेंट किया गया था उससे यह बात क्लियर हो गई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड करें जबकि उस ऑब्जेक्ट में करंट अप्लाई किया जा रहा है। और इसी के बेसिस पर बायो-सेवर्ट ने ये एक बात बताई क्या कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है और कंडक्टर है उसमें भी कुछ कंडीशंस लगाई, और वो कंडीशंस क्या थी कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर को हम करंट एलिमेंट्स यानी छोटे छोटे अवयवों से कंबाइंड होकर बना हुआ मान सकते हैं। छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स, जैसे कि आपके पास स्केच है तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से क्रिएट हुआ है। ऐसे ही जो बायो-सेवर्ट ने ये कहा कि हम जो नियम तैयार कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का, नॉट टू डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का, वो छोटे छोटे अवयव यानी करंट एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है। और इसी को लेकर के इन्होंने कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए और उन सारे पॉइंट को जो हम लाके मिला देते हैं तो तैयार हो जाता है बायो-सेवर्ट्स लॉ। चलो मैं इस पॉइंट को आपको डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। फिर सबसे पहले बात, बायो-सेवर्ट ने बताया कि भाई इनके पास कोई भी कंडक्टर है, नॉट ए स्ट्रेट कंडक्टर, सीधा कंडक्टर नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर करंट I अप्लाई किया गया। नाउ वी कैन अप्लाई करंट I, या करंट I अप्लाई कर दिया गया। और हाँ, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बायो-सेवर्ट ने हमको क्या बताया कि जो ये बायो-सेवर्ट्स लॉ है ये करंट एलिमेंट्स पे वर्क करेगा, मींस छोटे छोटे अवयव पे वर्क करेगा। तो हम एक काम करने वाले हैं, हम इस कंडक्टर को, इस कंडक्टर वायर को छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं। चलो यार एक काम कर लेते हैं, अपने पास से अपना कोई करंट एलिमेंट हम ले लेते हैं किराए पे यहाँ पर, ठीक है। चलो ढूंढते हैं कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा, देखो मिल गया हमें। ये है हमारा करंट एलिमेंट, ये है हमारे पास O और यहाँ है हमारे पास ये O'। इसकी जो लेंथ है वो dl है। क्या है हम लोगों के पास? dl। इसके अलावा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसके आसपास, आप देख सकते हैं कि ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट ये बात क्लियरली कह दी गई थी कि जब भी आप किसी कंडक्टर में करंट अप्लाई करोगे तो कंडक्टर के चारों ओर एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहां भी तो क्रिएट होगा, तो आप चाहो तो इस एरिया में, चाहो तो आप उस एरिया में, आर डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट, चलो नेम लेट कर लेते हैं इसका, P लेट कर लेते हैं। ये जो एंगल है इसका, ये हमने थीटा लेट किया हुआ है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में जो होने वाली चेंजिंग है उसको हम dB नोट करने वाले हैं। क्या नोट किया इसको हमने? dB नोट कर लिया, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट्स का जो लॉ है ना, इन करंट एलिमेंट यानी छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होने वाली चेंजिंग के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। चलो तो करते हैं फिर स्टार्ट। सबसे पहली बात, किसी भी कंडक्टर के नियर बाय यानी निकट
तो किसी भी कंडक्टर के नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली जो चेंजिंग होती है वो उस कंडक्टर में अप्लाई करंट के प्रोपोर्शनल होती है। क्या मीन्स है इस पॉइंट का? अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो आसपास का जो एरिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड था वो मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगा, जैसे कि यहां पर शो हो रहा है। इक्वेशन नंबर क्या बनी हमारी? ये फर्स्ट। एक्चुअल में इक्वेशन मत मानो यार, इसको पॉइंट ही मान लो तुम तो। केवल क्या माना हम लोगों के पास? पॉइंट फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड की। तो किसी भी कंडक्टर के नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड में जो होने वाली चेंजिंग है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे तुम लोग थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा यहां पर? वैसे वैसे हमारे पास साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और याद रखना, जब हम पॉइंट को बिल्कुल परपेंडिकुलर लेंगे वायर के, देन वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली चेंजिंग मैक्सिमम होगी। तो वो यहां बताया गया है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, देन डीवी की वैल्यू मैक्सिमम। और डीवी है क्या? मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली चेंजिंग। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, चेक कर लेते हैं इसके अंदर। तो किसी भी कंडक्टर के नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली चेंजिंग, जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, या हम कह सकते हैं जो हमारा करंट एलिमेंट है, छोटा छोटा अवयव है, उस करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब करंट एलिमेंट जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली चेंजिंग भी उतनी ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। सो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट हमको मिल चुका है। अब हम बात करेंगे यहां पर फोर्थ पॉइंट की। किसी भी कंडक्टर के नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली चेंजिंग, उस कंडक्टर की उस पॉइंट जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग फाइंड करनी है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली चेंजिंग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इस तरीके से भाई हमको ये 4 पॉइंट्स मिल गए जो हमको बताए गए थे बायो-सेवर्ट के जरिए। अब हम एक काम करने वाले, हम इन 4 पॉइंट को आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद एक फॉर्मूला तैयार करेंगे और फिर चेक करेंगे वो फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो पहले यहां पर हम इसका पार्टीशन कर लेते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे यहां पर कंबाइंड दीज इक्वेशंस, यानी इन इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करने पर चलो उठाते हैं और मिक्स कर देते हैं यहां पर। अब देखते हैं मिक्स करके, ये कोई चार्ट नहीं है कि इनको आपस में मिक्स करना है, एक कायदे से करना है। ठीक है, इतना भावना वो नहीं बहना है यहां पर। चलो करते हैं। डीबी प्रोपोर्शनल टू, देख रहे हो सामने, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई साइन थीटा इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर। लो जी लो, देयर इज अ फॉर्मूला, वी कंडक्ट दिस फॉर्मूला फ्रॉम दीज पॉइंट्स। हमने इन पॉइंट से ये फॉर्मूला कंडक्ट कर लिया है। अब यहां पर हम एक कांस्टेंट अरेंज करने वाले हैं। चलो करते हैं अरेंज कांस्टेंट। नाउ डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इट्स कॉल्ड बायो-सेवर्ट्स लॉ। अगर क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई बायो-सेवर्ट्स का लॉ लिखो, तो आप बायो-सेवर्ट्स के लॉ में अगर आपसे कह रहा है मैथमेटिकल, देन स्टूडेंट्स तुम लोगों को मैथमेटिकल्स में ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए आपको बताना होगा यहाँ पर डीबी क्या है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, म्यू 0 क्या है, परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी मींस चुंबकशीलता। आई अप्लाई करंट, डीएल क्या है, करंट एलिमेंट, ये क्या है साइन थीटा, और ये क्या है डिस्टेंस उस पॉइंट की जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली चेंजिंग फाइंड करनी है बाय द हेल्प ऑफ करंट एलिमेंट एंड बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब इसके बाद एक काम करते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। भाई ये तो आपका फॉर्मूला तैयार हो ही गया, ये बात तो आप क्लियरली समझ लो।
ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्लियरली तैयार हो चुका है, ये आपको बात समझनी होगी। लेकिन इसके अलावा म्यू जीरो क्या है हमारे पास, परमीएबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, और यहां पर जीरो लगा रखा है, इसका मतलब ये परमीएबिलिटी जो है वैक्यूम की है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा भाई कूलम्ब्स लॉ में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन जीरो, सिमिलरली ये क्या है, परमीएबिलिटी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह परमिटिविटी होगी, जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ी थी, और जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां होने वाली है हमारी चुंबकशीलता, परमीएबिलिटी। और हाँ, इसके अलावा म्यू जीरो अपॉन 4 इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 यूनिट। अभी मैं आपको इसका यूनिट नहीं बताने वाला, आगे मैं बताऊंगा इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, रटना नहीं है। डोंट बी पैरट लाइक अ पैरट, अपने आप को पैरट मत बनाओ, केवल फॉर्मूले के थ्रू हमेशा यूनिट फाइंड किया करो, कभी मिस्टेक नहीं होने वाली, रटोगे भूल जाओगे। ओके, सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, dB इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 10⁻⁻7 IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि हमने कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेम के जो चैप्टर था ना, उस चैप्टर में भी हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, और वहां भी ऐसे ही इक्वेशंस को कंबाइन किया गया था। कंबाइन करने के बाद एक कांस्टेंट लगाया गया था, और वहां हमें परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की प्रदर्शनशीलता एप्सिलॉन जीरो मिली थी, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मैंने यहां को आपको म्यू जीरो क्या बताया, परमीएबिलिटी यानी चुंबकशीलता, वो भी निर्वात की, और इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई, म्यू जीरो अपॉन 4 10⁻⁻7 यूनिट। वहां भी मैंने आपको एप्सिलॉन जीरो का यूनिट नहीं बताया था, और यहां भी यूनिट मैं आपको नहीं बताने वाला। जब फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मैं यूनिट फाइंड करके दिखाने वाला हूं। तो क्या आप तैयार हैं इसका यूनिट फाइंड करने के लिए? लगता है तैयार हो, चलो करते हैं इसको। पहली बात, अगर आपसे मैथमेटिकल कहा जाए क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल में, तो आप ये वाला यूज करेंगे। थ्योरेटिकल बेस कहा जाएगा तब आप ये वाला यूज करेंगे। एग्जाम में अगर 1 मार्क्स का आता है या एमसीक्यू में होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला सही मैचअप कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम एक काम करते हैं, या थीटा की वैल्यू 90 लगाते हैं। क्यों सर, क्यों लगाओगे थीटा की वैल्यू 90? What is the condition beside it that you are put the value theta is equal to 90? But why? आप थीटा की वैल्यू 90 क्यों लगा रहे हो? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब ये पॉइंट वर्टिकल होगा हमारे इस कंडक्टर के तरफ, यानी कंडक्टर के अकॉर्डिंग जब ये लाइन वर्टिकल होगी, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होने वाली है। और आ गया वो टाइम, देयर द टाइम, अब वो टाइम आ गया जब हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को फील करना है। इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90। एंड विच इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 5। तो हम इक्वेशन नंबर 5 में थीटा की वैल्यू 90 पुट करने वाले हैं। चलो करते हैं। dB इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 इंटू IDL अपॉन आर स्क्वायर। वेर इज साइन थीटा? अरे भूल गए, साइन थीटा मीन्स साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। देन साइन 90 यहां से हट गया। अब हम एक काम करते हैं, यहां से म्यू जीरो का यूनिट तैयार करने वाले। चलो तैयार करते हैं। यूनिट कैसे करेंगे? पहले इसका यहां से पार्टीशन कर लेते हैं, और पार्टीशन इस तरीके से करते हैं कि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता रहे। ठीक है, जाना कहीं नहीं है, बने रहना हमारे साथ। ये कोई आज तक का चैनल थोड़ा ना, ऐसे ही कह रहे थे बस। ठीक है, आ जाओ, लौट के दोबारा आ जाओ, उन फर्जी बातों पर ध्यान मत देना, यहाँ ध्यान दो। dB इज इक्वल टू कितना हम लोगों के पास, एक काम करो ना यार, यहाँ से आर स्क्वायर और 4 को dB के पास ले आओ। कितना हो जाएगा? dB इंटू 4 आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, आइडियल कहा जाएगा इसके अपॉन में। चलो अपॉन में ले आओ। IDL इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास म्यू जीरो। अब आ गया वो टाइम जब हम फाइंड करने वाले हैं क्या? यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, यानी चुंबकशीलता का मात्रक। नाउ म्यू जीरो इज इक्वल टू dB क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से।
F इज इक्वल टू ILB। यह बिल इन क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस फॉर्मूले का यूज भी किया हुआ है। ये कब लगाते हैं भाई, अगर हम लोगों के पास कोई भी कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हॉरिजेंटल नहीं है, कैसा है, वर्टिकल या कोई भी एंगल है बट हॉरिजेंटल नहीं है, यानी क्षैतिज नहीं है, तो वहां पर इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो यहां से मैं आपको बी का यूनिट निकाल के दिखाने वाला हूं। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे तो बहुत से फॉर्मूले हैं, हम कहीं से भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा करके उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं, बट आपने यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? अरे स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग में इनिशियल तरीके से हम पहले आसान फॉर्मूले पे फोकस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम टिपिकल से टिपिकल फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। सो सिंपल फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। कैसे? B इज इक्वल टू F अपॉन IL, द यूनिट ऑफ F, I और L, ठीक है। B इज इक्वल टू, ये तो हो गया हम लोगों का न्यूटन, नीचे हो गया एम्पियर और ये हो गया मीटर, देन यूनिट इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चलो सब लगाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं डीबी की जगह, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इनटू, देखो 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता है, आर क्या है, डिस्टेंस, इट मींस दैट मीटर स्क्वायर, अपॉन आई क्या है, करंट, क्या हो गया ये, एम्पियर, डीएल क्या है, लेंथ, यानी क्या हो गया ये, मीटर। ठीक है गाइस, अब सॉल्व करेंगे तो पहले नीचे का हम साफ कर देते हैं, इसमें से जो मैंने नीचे लिखा हुआ है फालतू वाला रफ वर्क, तो मैंने इसको क्लीन कर दिया और अपने तकियों को यहीं विराम दे दिया। चलो अब देखते हैं आगे। म्यू 0 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर कहाँ आ गया, नीचे, अब एम्पियर की एम्पियर से करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर, मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, देन यूनिट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। सर इट्स वेरी सिंपल, आपने पहले क्यों नहीं बताया? भाई तुमने पहले मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया था, अब मौका मिला है तो लो मैं तुमको एक्सप्लेन कर दिया दैट द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो अगर कभी भी दिक्कत आती है, एमसीक्यू आता है, कुछ भी आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल में आप इस यूनिट को लिखेंगे। हालांकि आप ड्राइव्ड यूनिट और भी लिख सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बेसिक यूनिट बताया है। जब आगे हम बढ़ेंगे लेक्चर्स में तो मैं आपको बताते जाऊंगा और यूनिट्स के बारे में भी। चलो यहाँ तक हमने वायर-सेवर्ट्स लॉ को प्रूफ तो कर लिया, बट एक दिक्कत है, कभी कभी इसकी वेक्टर फॉर्म हमसे वो फाइंड करवा लेता है। तो वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिखें, चलो चेक करते हैं। वेक्टर फॉर्म, हम इसकी वेक्टर फॉर्म फाइंड करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे वेक्टर फॉर्म फाइंड, लेट्स सी। तो यहां हम देखते हैं dB, वेक्टर लगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि B जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ध्यान देना म्यू 0 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यहां वेक्टर मत लगा देना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, देयर इज नो मिस्टेक कंडीशन हियर, इनटू आई, क्या है हम लोगों के पास यहां पर आई है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, आई तो आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है भाई, इस पे तो हम वेक्टर नहीं लगा सकते। अब क्या बचा हम लोगों के पास, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर ये आर कैप है क्या, ये पीछे नहीं छोड़ता हमारा, जिस तरीके जुकाम हमारा पीछे नहीं छोड़ रहा है, कोरोना हमारे पीछे पीछे भाग रहा है, सिमिलरली ये आर कैप तुम्हारी क्लास 11 से पीछे पड़ा हुआ है, बट ये पीछे नहीं छोड़ना चाह रहा। पता है क्या है ये यूनिट वेक्टर है। मैंने नहीं, चलो कहीं भी आपने पढ़ा होगा, आपने किसी भी टीचर का लेक्चर देखा होगा तो उसने आपको बताया होगा कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसका एक फॉर्मूला आपको बताया होगा। यहाँ मैं आपको इसका फॉर्मूला छोटा सा लिख करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर, अगर ये बोर्ड के हम बाहर नहीं जा रहे होंगे तो आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 में लेट किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और आप चाहे तो इस वेक्टर फॉर्म को और आगे भी ले जा सकते हैं। चलो बाद में लेकर के जाएंगे। अब एक बात सोचो यार, मैंने ये जो तुमको वायर-सेवर्ट्स का लॉ बताया है, ये लॉ करंट एलिमेंट्स के लिए है, जबकि मैं आपसे बात कर रहा था पूरे कंडक्टर के लिए, फुल कंडक्टर के लिए। तो यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई।
हमको फाइंड करना था फुल कंडक्टर के लिए, हमने फाइंड कर लिया करंट एलिमेंट्स के लिए, बट हमारी मिस्टेक नहीं है। वायो सेवर्ट ने हमसे यही कहा था कि हम लोग जो लॉ तैयार कर रहे हैं ये करंट एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा, बाद में तुम अपना थोड़ा दिमाग लगा करके इसको आगे बढ़ा लेना। चलो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे आगे? मैथमेटिक्स का बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर आपको लिमिट पता हो तो आप लिमिट लगा करके इंटीग्रल करके पूरे कंडक्टर के लिए किसी भी, मतलब कंडक्टर नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो करते हैं फाइंड ऑन इंटीग्रेशन। तो दोनों ओर का इंटीग्रेशन हम करेंगे। कितना हो जाएगा? देखो इसका इंटीग्रल हो जाएगा b, ठीक है। म्यू जीरो का इंटीग्रल नहीं होने वाला, 4 पाई का इंटीग्रल नहीं होने वाला, i का इंटीग्रल नहीं होने वाला। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? म्यू जीरो अपॉन 4 पाई i इंटीग्रल कितना हो गया? dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इंटीग्रल करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जितनी भी एप्लीकेशंस ऑफ वायो सेवर्ट आएंगे ना, पता है आप क्या करोगे? इतना लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करना आप लोगों को, बार बार प्रूफ नहीं करना है, इसको नहीं करना है प्रूफ, बल्कि आपको डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। अदरवाइज आप इस वाले फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है भाई बिना इंटीग्रेशन की भी बात बन सकती है, तो आप क्या करने वाले हो? आप इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हो। और अगर इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगी तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो मैं बात करता हूं बोर्ड एग्जाम की। तो बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? व्हाट इज वायो सेवर्ट्स लॉ? व्हाट इज वायो सेवर्ट्स लॉ? एक्सप्लेन विद वन एप्लीकेशन। फिलहाल मैंने आपको आज इस लेक्चर में वायो सेवर्ट्स लॉ एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई ऑस्टेंड ने एक पॉइंट क्लियर किया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। बट वायो सेवर्ट ने हमको ये बताया कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका अमाउंट कितना होगा, और उस अमाउंट को फाइंड करने के लिए इन्होंने करंट एलिमेंट्स का यूज किया हुआ है, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको इक्वेशन नंबर 5 के फॉर्म में शो कर दिया है और नीचे मैंने आपको यहां भी शो किया हुआ है। तो ये आपको न्यूमेरिकल में कौन सा वाला? आपको ये वाला आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है और ये आप थ्योरी में यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा वायो सेवर्ट्स लॉ का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरा जो लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वायो सेवर्ट्स लॉ, क्योंकि जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था और कूलम्ब्स लॉ का यूज कहां कहां किया जाता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है और क्यों यूज करते हैं, आपने पढ़ा था। तो सिमिलरली इसके बारे में भी बोर्ड्स में और अदर कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको रेडी रहना होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक ना किया है तो लाइक कर लेना, शेयर करना और कमेंट करके मुझको बताना कि तुम्हारे सामने कौन कौन सी दिक्कत आ रही है। और अभी तक तुमने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।